Welcome to Uncovered Files. नमस्ते। कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी की खोज आखिर हुई कैसे थी? आज के इस स्रोत विश्लेषण में हम सीधे उस कहानी में उतरेंगे। ये सिर्फ किसी पहाड़ पर चढ़ने का किस्सा नहीं है। ये मैथमेटिक्स, भू राजनीति यानी जियोपॉलिटिक्स और इतिहास के पन्नों से एक महान योगदान को बिल्कुल मिटा दिए जाने की एक बेहद हैरानगेज कहानी है। बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के सदियों पहले दुनिया का सबसे ऊंचा बिंदु आखिर नापा कैसे गया? आइए इन स्रोतों को खंगालते हैं और एक ऐसी शख्सियत को समझते हैं जिनकी जगह इतिहास की किताबों में छीन ली गई। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। अगर सवाल उठे कि भाई दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत आखिर किसने खोजा, तो दिमाग में तुरंत पश्चिमी खगोलविदों या पर्वतारोहियों के नाम आने लगते हैं। पर क्या वो नाम जो हम बचपन से रटते आ रहे हैं वही पूरा सच है? जब हम ऐतिहासिक दस्तावेजों और स्रोतों को ध्यान से देखते हैं तो हकीकत कुछ और ही इशारा करती है। इस मशहूर पर्वत के मूल इतिहास को लेकर हमें अपना नजरिया थोड़ा बदलना पड़ेगा। अब एक बड़ी दिलचस्प बात देखिए। इस पर्वत का नाम हमेशा से एक जैसा नहीं था। एक तरफ तो बेहद गहरे सांस्कृतिक नाम थे, जैसे नेपाल में इसे सागर माथा और तिब्बत में चोमोलुंगमा यानी दुनिया की मां कहा जाता था। और दूसरी तरफ था ब्रिटिश ग्रेट ट्रिगोनोमेट्रिकल सर्वे का दिया हुआ एक बिल्कुल रूखा और स्टेराइल सा लेबल, पीक 15। स्थानीय भावनाओं और ब्रिटिश सर्वे के इस ठंडे तकनीकी नाम के बीच का जो कॉन्ट्रास्ट है ना, वही असल में इस पूरे ऐतिहासिक रहस्य की नींव रखता है। तो इस विश्लेषण का पहला हिस्सा है राइज ऑफ द इंडियन कंप्यूटर। आइए देखते हैं कि उस दौर में इसका क्या मतलब था। आगे बढ़ने से पहले एक चीज क्लियर कर लेना बहुत जरूरी है। आज कंप्यूटर बोलते ही हमें तुरंत स्क्रीन और कीबोर्ड याद आते हैं, राइट? लेकिन 1830 के दशक में कंप्यूटर कोई मशीन नहीं होती थी। ये वो असाधारण इंसान होते थे जो घंटों बैठकर अपने हाथों और दिमाग से बेहद जटिल गणितीय कैलकुलेशंस करते थे। जिस काम के लिए आज हम सुपर कंप्यूटर्स यूज करते हैं, उस वक्त वो सिर्फ और सिर्फ इंसानी दिमाग की शुद्ध ताकत और लगन पर टिका था। इसमें सबसे बड़ा नाम था राधानाथ सिकदार का। उनकी यात्रा बिल्कुल हैरान कर देने वाली है। 1813 में कलकत्ता के एक आम परिवार में जन्मे सिकदार की मैथ में पकड़ इतनी जबरदस्त थी कि 1831 में वो सर्वे के पहले भारतीय कंप्यूटर बन गए। उनकी प्रतिभा का आलम यह था कि उस वक्त के सर्वेयर जनरल जॉर्ज एवरेस्ट उन पर पूरी तरह निर्भर हो चुके थे और 1852 आते आते उन्हें चीफ कंप्यूटर बना दिया गया, जहां उन्हें 600 रुपये महीना वेतन मिलने लगा। उस जमाने में ये एक बहुत बहुत बड़ी रकम थी, जो दिखाता है कि उनका काम कितना क्रूशल था। अब आते हैं इस चर्चा के अगले हिस्से पर, जियोपॉलिटिक्स ऑफ माउंटेन मैपिंग। उस वक्त का माहौल समझना बहुत जरूरी है। ब्रिटिश और नेपाल के रिश्ते उस वक्त बेहद तनावपूर्ण थे। नेपाल ने साफ कह दिया था कि ब्रिटिश सर्वेयर्स उनकी सीमा में कदम नहीं रख सकते। इसका सीधा सा मतलब ये था कि पर्वत के पास जाकर फिजिकली उसकी ऊंचाई नापना नामुमकिन था। अब जब आप पहाड़ के पास ही नहीं जा सकते तो एक ही रास्ता बचता था, एक्सट्रीम लॉन्ग डिस्टेंस मैथमेटिकल ऑब्जर्वेशन। ये एक ऐसी स्थिति थी जहां जियोपॉलिटिक्स ने सर्वे करने का पूरा तरीका ही बदल कर रख दिया था। तो सबसे अहम मुद्दा यहां ये निकल कर आता है 160 किलोमीटर, जी हां 160 किलोमीटर यानी लगभग 100 मील की दूरी। जरा इमेजिन कीजिए, किसी पहाड़ की हाइट नापनी है और आप उसके पास फटक भी नहीं सकते। आपको 160 किलोमीटर दूर खड़े रहकर ऑब्जर्वेशन करना है। आज हमारे पास लेजर और सैटेलाइट हैं, तब भी ये मुश्किल है, पर उस जमाने में ये तो किसी चमत्कार जैसा था। तो फिर ये चमत्कार हुआ कैसे? चलिए इस विश्लेषण के तीसरे हिस्से कैलकुलेटिंग द हाईएस्ट पीक की तरफ बढ़ते हैं। खैर, ये कोई सिंपल स्कूल वाली ज्योमेट्री नहीं थी। राधानाथ सिकदार को 160 किलोमीटर दूर 6 अलग अलग ऑब्जर्वेशन पॉइंट से आने वाले आंकड़ों को जोड़ना था। और सिर्फ दूरी नहीं, उन्हें हवा के घनत्व यानी एयर डेंसिटी, लाइट का रिफ्रैक्शन और यहां तक कि धरती की गोलाई यानी कर्वेचर ऑफ द अर्थ को भी मैन्युअली कैलकुलेट करना था। अगर कैलकुलेशन में मिलीमीटर का भी हेरफेर होता तो पूरा आंकड़ा गलत हो जाता। पर उनकी मैथमेटिकल एक्यूरेसी एकदम सटीक थी। सालों की लगातार मेहनत, अनगिनत पन्नों पर किए गए कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस, और आखिर में 1852 में वो ऐतिहासिक दिन आ ही गया। स्रोत बताते हैं कि राधानाथ सिकदार अपने हाथ में पेपर्स का ढेर लिए देहरादून में नए सर्वेयर जनरल एंड्रू वॉ के ऑफिस में दौड़े दौड़े गए और बोले, सर, मैंने दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत खोज निकाला है। सोचिए वो पल कैसा रहा होगा। इस एक लाइन ने हमारी भूगोल की पूरी समझ को हमेशा के लिए बदल दिया। और जब कैलकुलेशन का फाइनल आंकड़ा सामने आया तो वो था 29,002 फीट।
वैसे पता है, इस नंबर के पीछे भी एक बहुत मजेदार कहानी है। असल में सिकदार का मैथ बिल्कुल सटीक 29,000 फीट पर आकर रुका था। लेकिन सर्वे के ऑफिसर्स को लगा कि अगर हम 29,000 बोलेंगे तो लोगों को लगेगा कि ये सिर्फ एक अंदाजा है, बस राउंड ऑफ कर दिया है। तो इस फिगर को ज्यादा विश्वसनीय और एग्जैक्ट दिखाने के लिए उन्होंने अपनी तरफ से उसमें 2 फीट एक्स्ट्रा जोड़ दिए। आज की हाईली एडवांस्ड सैटेलाइट मैपिंग भी इस आंकड़े के बेहद आसपास ही आती है। ये थी एक भारतीय कंप्यूटर की असली ताकत। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। चलिए देखते हैं दी एवरेस्ट नेमिंग कंट्रोवर्सी, जहां खेल में ऐतिहासिक पक्षपात शुरू होता है। अब इन दो सिचुएशंस को आमने सामने रखकर देखते हैं। एक तरफ राधानाथ सिकंदर हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी के सालों साल इस कॉम्प्लेक्स मैथ्स की खोज में घोल दिए, और दूसरी तरफ थे जॉर्ज एवरेस्ट। एवरेस्ट 1843 में ही रिटायर हो चुके थे और इस खोज से उनका लिटरली कोई सीधा कनेक्शन नहीं था। स्रोत दिखाते हैं कि एंड्रू वॉह ने स्थानीय नामों और सिकंदर के इस मैसिव कंट्रीब्यूशन को साइड करके पर्वत पर अपने पुराने बॉस का नाम थोपने का औपनिवेशिक फैसला लिया, जबकि उनके ही भारतीय कर्मचारी इसे सिकंदर के नाम पर रखने का सुझाव दे रहे थे। ये एक पूरी तरह से जियोपॉलिटिकल मूव था, जिसका एक ही मकसद था, उस क्षेत्र पर अपना कॉलोनियल दबदबा दिखाना। और ये केस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है कि कैसे औपनिवेशिक प्रशासन ऐतिहासिक सच्चाई को दबाता है। 1856 में पीक 15 को ऑफिशियली माउंट एवरेस्ट नाम दे दिया गया। बेहद अफसोस की बात है कि 1870 में राधानाथ सिकदार बिना किसी ऑफिशियल रिकॉग्निशन के इस दुनिया से चले गए। उनके इस फिनोमिनल योगदान को आधिकारिक श्रेय मिलने में 62 साल लग गए, जब 1932 में इतिहासकार जोगेश चंद्र बगल ने उनके काम को फिर से दुनिया भर के सामने फर्मली एस्टैब्लिश किया। तो इस स्रोत विश्लेषण के अंत में हमारे दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल गूंजता है। अगर इतिहास वही लिखते हैं जिनके पास सत्ता और पावर है, तो क्या किसी को इतने दशकों बाद सम्मान मिलना असल में उस सम्मान को छीन लेने के बराबर नहीं है? राधानाथ सिकदार की कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि आज भी ऐसे कितने महान किस्से हैं जो शायद पुरानी फाइल्स के तले दबे हैं और अपने सही हकदार का इंतजार कर रहे हैं। अगली बार जब दुनिया की सबसे ऊंची चोटी की बात हो, तो याद रखिएगा कि असल कहानी बस पहाड़ की ऊंचाई नहीं, बल्कि उस ऊंचाई को नापने वाले उस असाधारण दिमाग की है। Please subscribe Uncovered Files.